नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर आपके साथ 8 मुख्तलिफ खबरें मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब जो हैं वो कुछ ऐसी बात कर गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ज़्यादा पसंद नहीं की जाएगी और मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। अयाज सादिक साहब जो एक्चुअली लंदन गए हुए थे, अब वो वापस आ रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जब वो वापस आएंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब से जो है वो उनकी मुलाकात होगी। बाप पार्टी ने आज सेनेट से वॉकआउट कर दिया, जबकि वो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर आपके साथ 8 मुख्तलिफ खबरें मैंने शेयर करनी है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो एंड तक आप मेरे साथ ही रहिएगा। इसका ताल्लुक ऑब्वियसली सियासत के साथ है, लेकिन इसमें एक खबर जो है उसके आपके बिल के साथ भी ताल्लुक है, आपके माहवार जो ख़र्चा है उससे भी ताल्लुक है। एक बुरी खबर है अफसोसनाक तौर पर। सबसे पहले ज़रा बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब की। मैं नॉर्मली इतना उनको डिस्कशन में नहीं लेकर आता, लेकिन कल रात को वो ARY के एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे वसीम बदामी साहब के साथ। हर लम्हा पुरजोश जो बेसिकली क्रिकेट का एक सेगमेंट है, उसके अंदर एज ए गेस्ट वो तशरीफ़ लेकर आए हुए थे। उसके अंदर डार साहब जो हैं वो कुछ ऐसी बात कर गए जो मेरा ख्याल में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ज़्यादा पसंद नहीं की जाएगी और मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। बेसिकली कोई ऐसा सेगमेंट था जिसके अंदर फ़ोन्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं और फ़ोन्स नहीं आपके पास होने चाहिए ताकि आप कोई हेल्प ना ले सकें। तो उसके अंदर बदामी साहब ने कहा कि जी आप अपना फ़ोन जो है वो अभी इधर दे दें। तो उस पर डार साहब ने ये फरमाया कि उस्मान डार साहब ने कि जी आप मुझसे मेरा फ़ोन ले रहे हैं, तो वहाँ पर ख्वाजा आसिफ जो है वो इलेक्शन की रात जो है वो फ़ोन कर लेते हैं, तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। अब बेसिकली ये रेफरेंस क्या था ये मुझे तो पता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को इस बात का नहीं पता कि क्या रेफरेंस था। बदामी साहब ने इस पे ये सवाल किया कि डार साहब ये बताइए कि वो जो फ़ोन किया गया था उससे फ़ायदा हुआ था? तो आगे से उस्मान डार साहब ने फरमाया कि हाँ फ़ायदा हुआ था, इसीलिए तो वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, बज़ाहिरन ये एक बड़ी छोटी सी बात लगती है। मेरे ख्याल में जिन लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा वो इसके बैकग्राउंड में जा भी नहीं सकेंगे, लेकिन एक्चुअली ये एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये कोई आम फ़ोन कॉल नहीं थी जिसका ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने इस पर थोड़ी सी जब छानबीन की तो ये आज से गालबन तकरीबन कोई 6 महीने साल पहले की बात, साल पहले की मेरे ख्याल में बात है, साल से भी शायद ज़्यादा हो चुका होगा। बेसिकली शेख रशीद अहमद साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था और ये खबर जो है वो आपके सामने है। शेख रशीद अहमद साहब ने यह फरमाया था कि इलेक्शन की रात जब ख्वाजा आसिफ हार रहे थे, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जी ख्वाजा आसिफ जब हार रहे थे तो उन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया था, जनरल बाजवा को, और उनको ये कहा था, बेसिकली इल्ज़ाम ये लगाया था कि जी उन्होंने ये कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी यहाँ पे जो ऑफिशियल फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर गालबन फॉर्म 45 की बात हो रही है, उसके बजाय सादा कागज़ के ऊपर जो है ना यहाँ पे काउंटिंग चल रही है पोलिंग स्टेशन के अंदर और बड़े लेवल के ऊपर धांधली हो रही है। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने उनसे कहा था कि जी आप घबराएं ना, मामला ठीक हो जाएंगे। और फिर हमने अल्टीमेटली देखा कि उस्मान डार बेसिकली ख्वाजा आसिफ से हार गए और ख्वाजा आसिफ जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए और वो पहुंच गए। ये इल्ज़ाम लगाया गया था। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली डार साहब ने, उस्मान डार साहब ने कल ये जो प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया है, ये बेसिकली आर्मी चीफ के उन्होंने बारे में बात की है, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, कि जी उनकी वजह से जो है वो ख्वाजा आसिफ आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये इस किस्म के इल्ज़ामात फ़ौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो अपोजिशन की जानिब से तो लगते रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इस तरह उस्मान डार साहब ने जिस तरह ये इल्ज़ाम लगाया है, एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है, बहुत सीरियस एलिगेशन है। अच्छा, मैं जितना मैं उस्मान डार साहब को समझता हूँ, उस्मान डार साहब जो हैं वो इस किस्म की बात जो है या तो इंस्ट्रक्शंस के बगैर नहीं करते, या तो उनको कहा गया होगा कि जी आप मतलब ज़रा थोड़ा सा खुल जाएं इस मामले के ऊपर, तो या फिर ये जिसे कहते हैं ना स्पर ऑफ द मोमेंट, फिलबदी निकल जाना, या तो ये फिर ये वो हो गया है। मैं जानता हूँ इस बात को कि उस्मान डार साहब को इस बात का बड़ा गुस्सा है कि वो अभी तक ख्वाजा आसिफ को हरा नहीं सके। ये सिलसिला 2013 के इलेक्शंस के बाद भी हुआ था, जब इन्होंने इनके ऊपर अकामे का इल्ज़ाम लगाया था। वो मामला जो है वो कोर्ट्स तक गया था और कोर्ट से भी जो है वो फैसला ख्वाजा आसिफ के हक में आया था। तो डार साहब जो हैं वो इस बारे में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मैं अभी तक ख्वाजा आसिफ को हरा नहीं सका। तो बाद में, बल्कि इसी प्रोग्राम में उन्होंने बाद में कहा भी कि जी मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो अगली दफ़ा यानी 2023 के
इलेक्शंस के अंदर जो है वो फुल तैयारी करके आए, इस मरतबा बड़ा जोड़ जो है वो होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन अपनी इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी बात कही है। कोई छोटी बात नहीं की कि वो डायरेक्टली आर्मी चीफ के बारे में ये बात कह रहे हैं कि जी उनकी वजह से ख्वाजा आसिफ आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अच्छा, दूसरा जरा कानूनी, अब जरा आगे चलते हैं कानूनी मामलात के हवाले से। जनाब उमर अमीन गंडापुर साहब और अली अमीन गंडापुर, दोनों भाई जो हैं, उनका मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। उनके लिए खुशखबरी ये आई है कि उमर अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। 13 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी इजाज़त उनको मिल गई है। अच्छा, और दूसरी बात ये, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस हक में हूं कि इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। सो मेरे ख्याल में तो कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो 50,000 रुपये जुर्माना था, वो जुर्माना उसी तरह बरकरार रखा गया है। वो जुर्माना जो है उनको पे करना पड़ेगा। और दूसरी जो तीसरी खबर है उसका ताल्लुक शाह मोहम्मद जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी से, जो बेसिकली बक्का खेल में और बन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ पे के पोलिंग स्टेशंस पे ये दोनों बेसिकली बाप बेटा हैं, मामून रशीद और शाह मोहम्मद साहब के साहबजादे हैं मामून रशीद, जो बेसिकली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने बैलेट बॉक्सेस ही उठा के ले गए थे ये। तो जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शाह मोहम्मद को जो है वो नाअहल करार दे दिया था 5 साल के लिए। तो शाह मोहम्मद साहब जो है उनकी नाअहली ख़त्म कर दी गई है। मामून रशीद साहब जो हैं वो अलबत्ता उसी तरह ही नाअहल रहेंगे और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ओवरऑल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वैसे मेजॉरिटी में ये अच्छी खबर है, लेकिन उनके जो रहनुमा हैं वो अभी भी एक रहनुमा इलेक्शन लड़ सकता है और एक रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके बाद जनाब बाप पार्टी ने आज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है सेनेट के अंदर, और उन्होंने कहा कि जी हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, हमें काबीना के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, तो हम जो है वो सेनेट से वॉकआउट करते हैं। तो वो बाप पार्टी ने आज सेनेट से वॉकआउट कर दिया, जबकि वो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। अच्छा, मैंने आपको आज से चंद दिन पहले, गालबन 2 या 3 दिन पहले, मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बाप पार्टी की सूरत हाल बताई थी कि क्या थी, और वो ये थी कि बेसिकली ये वजारतें मांग रहे हैं। और आज हुआ भी यही कि अहमद उमर ज़ई जो इनके सेनेटर हैं, इन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हमें रिप्रेजेंटेशन जो जितनी मिलनी चाहिए, हमारी सिर्फ जुबैदा जलाल एक वजीर है हमारी काबीना के अंदर, तो हमें काबीना के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। मैंने आपको इसकी एक रीज़न बताई थी कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि एक पख्तून जो है उससे भी किसी तरह एडजस्ट किया जाए और उससे भी जो है वो कम से कम एक वजारत जो है मिलनी चाहिए, ताकि जो पख्तून वोट बैंक है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर वो सादिक संजरानी साहब को जो है वो मिल सके। जान कमाल और सादिक संजरानी ये 2 अपोजिट कैंप्स हैं जो आमने सामने खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट मतलब उन्होंने देखा है कि इस वक्त हुकूमत काफ़ी वीकनेस के ऊपर खड़ी हुई है, तो इसलिए ये एक अच्छा मौका है कि आप जो है वो अटैक कर दें। तो यहाँ पे बल्कि ऑपोजिशन के बेंचेस की जानिब से नारे भी लगाए गए कि नहीं मिलनी वजारत, नहीं मिलनी वजारत, तो मतलब मजाक ही बन गया इस बात का। दूसरी बात अहमद उमर ज़ई ने एक और कही है जो मैंने एक्चुअली कल भी कही थी, उन्होंने भी आज ये बात रिपीट की है, और वो ये है कि इस वक्त जो इत्तेहादी हैं उनको रियासत की जानिब से, या मैं सीधे अल्फाज में अगर कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फ़िलहाल कोई इशारे नहीं आ रहे, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही। अब किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस ना होना जो है वो क्या न्यूट्रलिटी को डिफाइन करता है कि जी इस वक्त न्यूट्रल हो गई है इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी वजह से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही। क्योंकि आप ये देखें ना, वो इस हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के हवाले से उसके खिलाफ जाके ऑपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं। यहाँ पे बाप पार्टी जो है वो सेनेट से वॉकआउट भी कर जाती है, इवन दो इसकी रीजंस कुछ और भी हों, लेकिन इस सिलसिले में इनको किसी किस्म के कोई अहकामात नहीं मौसूल हो रहे। तो उमर ज़ई साहब ने भी आज यही बात कही है कि हमें किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही। वो आगे फिर रोज़ारी बात उन्होंने कहा कि हमारे अपने फैसले होते हैं और हम आज़ाद हैं अपने फैसले करने में, वो और बात है, लेकिन फिलहाल कम से कम स्टेटस जो है वो ये। अच्छा, मेरी इस सिलसिले में 1-2 और तज्जियाकारों से भी बात हुई है, सीनियर तज्जियाकारों से, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि फिलहाल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फिलहाल कोई इशारे नहीं आ रहे। आगे चल के मुझे नहीं पता जब एक्चुअली ऑन ग्राउंड कोई तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर क्या होता है, लेकिन आज की तारीख तक फिलहाल कोई इशारे नहीं आ रहे। उसके बाद एक और खबर यह आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो अब कमर अपनी कस ली है। इससे पहले इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ जलसे वगैरह जो है अनाउंस ऑलरेडी किए हुए हैं, पंजाब के अंदर, KP के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर भी बल्कि उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब कोशिश कर रही है कि ऑपोजिशन के लोग, जो ऑपोजिशन के खास तौर पर PDM के अंदर बड़ी जमातें बैठी हुई हैं, उनमें से लोगों को जो है, उनमें से किसी सियासी जमात के साथ जो है उनको तोड़ा जाए। और इस सिलसिले में मेंगल साहब जो हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। टारगेट इन द सेंस कि उनको अपने पास वापस राम करने की कोशिश की जा रही है। मेंगल साहब आप ज़हन में रखिएगा
कि छोड़ के चले गए थे, हुकूमत में थे लेकिन छोड़ के चले गए थे और पीडीएम का हिस्सा बन गए थे, तो उनको वापस लाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। अच्छा, उसके बाद एक और खबर ये है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वो ये है कि अयाज सादिक साहब जो एक्चुअली लंदन गए हुए थे वो गालबन आज वापस आ रहे हैं, और इस दौरान जो मैसेजिंग हुई है, जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस वो लेकर गए हुए थे नवाज शरीफ साहब के लिए, वो सारी गुफ्तगू शुनीद करने के बाद और वहाँ से मजीद इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद अब वो वापस आ रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जब वो वापस आएंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब से जो है वो उनकी मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं, नई इंस्ट्रक्शंस लंदन से क्या आई हैं, वो अयाज सादिक साहब वहाँ पे कन्वे करेंगे। उसके बाद एक बुरी खबर है बिजली के हवाले से, और वो ये खबर ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर आई हुई है कि जनाब बिजली के रेट जो हैं वो आने वाले अगले तकरीबन 4-5 महीने के अंदर जाके ₹2.80 फ़ी यूनिट जो है वो मजीद तकरीबन आप समझ लें ₹3.25 फ़ी यूनिट जो है वो बिजली की कीमतें और बढ़ने जा रही हैं। अब ऑलरेडी इस वक्त आवाम जो है मौजूदा महंगाई की वजह से परेशान बैठी भी है, ऐसे मौके के ऊपर बिजली के रेट अगर बढ़ जाएं तो अपोजिशन जो एहतजाज करने जा रही है, ये जो लॉन्ग मार्चेस का ऐलान कर रही है, उनको बैठे बैठाए एक और फ्यूल मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि इसी से जुड़ी एक और खबर यह भी है कि शौकत तरीन साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमतें जो है वो मजीद नीचे आर्टिफिशियली रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और हमें शायद पेट्रोल की कीमतें आगे मजीद भी बढ़ानी पड़ें। आपको ये मैं बता दूं कि ऑलरेडी इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुकी हुई हैं, 80, 85, 90 के बीच जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। तो हुकूमत ने वैसे तो ये सोचा हुआ था कि पेट्रोल की कीमतें आगे चल के कम होंगी, लेकिन वो बढ़ गई हैं, और उसमें इंटरनेशनल रीजंस भी काफ़ी हैं। लेकिन जाहिर बात है जब आपको तेल महंगा मिलेगा तो फिर आप उसको कितनी देर तक आप उसको रोक सकते हैं, अल्टीमेटली आपको महंगा करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो है वो इमरान खान साहब ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि इनके लिए करना मजीद इसको नीचे रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पेट्रोल बढ़ता है, बिजली बढ़ती है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे बाकी महंगाई के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आज नजम सेठी साहब ने फ्राइडे टाइम्स के अंदर अपना एक एडिटोरियल लिखा है, उसका एक पैराग्राफ जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने बेसिकली बाकी चीज़ें जो लिखी हैं, एक और जो उन्होंने लिखा है वो ये है कि जी इमरान खान में अनाउंस जनरल फैज हमीद द मैन हु इंजीनियर्ड हिज राइज and ensured his survival until now as the next head of militablishment. Should that happen, the opposition will be sent back in and Imran Khan can rest assured of another 5 years selection next year. बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगले आर्मी चीफ का ऐलान जो है वो जल्दी कर दें, और बल्कि उसे अप्रैल के अंदर उन्होंने कहा जी इट इज स्पेकुलेटेड दैट कम अप्रैल इमरान खान में अनाउंस जनरल फैज हमीद एज द नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो अगर इस तरह होता, अच्छा ये जो बात ये कह रहे हैं ये वो हकीकत है कि इस बारे में चहमगोइयाँ चल रही हैं बड़ी देर से इस्लामाबाद के अंदर, और पिछले मैं कम से कम 2 महीने से जानता हूँ, मुख्तलिफ मेरे जो सोर्सेज हैं वो मुझसे जब बात करते हैं तो वो इस किस्म की चहमगोइयाँ चल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई है कि क्या इमरान खान साहब ऐसा करेंगे और क्या इतनी जल्दी कर देंगे कि वो अप्रैल के अंदर ही जो है वो अनाउंस कर दें, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं अभी उनके पास नवंबर तक का टाइम है, तो इतनी जल्दी अप्रैल के अंदर ही एक आर्मी चीफ का अनाउंस कर देना, वैसे इसमें इतना बड़ा प्रेसिडेंट मेरा ख्याल में कम से कम नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं इस पर थोड़ी सी और भी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, रिसर्च करूंगा कि क्या इतनी जल्दी किसी आर्मी चीफ का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल नजम सेठी साहब ने आज अपने इस एडिटोरियल के अंदर ये बात लिखी है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब ये भी कर दें। तो ये सारी बेसिकली खबरें थी। इसके साथ साथ अपडेट्स ये हैं कि अहम मुलाकातें जो हैं वो जहांगीर तरीन कैंप के अंदर, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ। इस सिलसिले में कुछ मुझे मजीद अपडेट्स मिली हैं, अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगले वीलॉग को देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।